हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, जो आपका चैप्टर है 13, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो आपका टॉपिक है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, यानी कि जब आप एक कॉइल, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप एक कॉइल है, ठीक है, जो कि बैटरी और स्विच से कनेक्टेड, यानी आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको करंट सप्लाई कर। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जैसे कि इसमें कॉइल 1 है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो जब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है तो बेसिकली क्या होता है, इससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है और मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है वो इससे उत्पन्न होता है। और आप ये जानते हैं कि जब इससे चुंबकीय फ्लक्स, या आप कह सकते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, तो अगर आप किसी ऐसी कॉइल को, या आप कह सकते हैं किसी ऐसी जो आपकी कॉइल है यानी कुंडली है, उसको जब आप इसके मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कॉइल 1 के अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका करंट प्रोड्यूस होती है। और वो कैसे होती है, आपने देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, या तो कॉइल को मूव करवाते हैं, ठीक है, यानी हम कॉइल 2 को या तो मूव करवाएं या इसे स्विच ऑन या ऑफ करवाएं, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, यानी जो आपकी चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा, जिस कारण आपका दूसरी कॉइल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके एक करंट कैरिंग, एक जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, जिससे करंट पास नहीं हो रही है, उसमें आप क्या करते हो, करंट को प्रोड्यूस कराते हो, ठीक है, यानी जो आपकी विद्युत धारा है उसे उत्पन्न कराते हो। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने जो कुछ एक्टिविटीज की थी जिससे आपने देखा था कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला आपने ये देखा था कि आपने मैग्नेट को मूव करवाया था, उससे आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराया था, जिससे जो आपका लूप था उसमें क्या हुआ था, आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से जब हमने दो सेपरेट कॉइल ली थी, यानी कि हम जब मैग्नेट या चुंबक का यूज नहीं कर रहे थे या प्रयोग नहीं कर रहे थे, उसके जगह जब हम कॉइल का यूज कर रहे थे और हम कॉइल को मूव करवा रहे थे, या आप कह सकते हैं कि एक कॉइल जिसपे क्या है आपका, आपके पास जो आपके मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं जो जिससे करंट पास हो रही थी, उसे जब आप मूव करवा रहे थे या उसको आप दूसरी कॉइल के पास लेके आ रहे थे, तो इस कारण भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, जिस कारण आपका जो दूसरा कॉइल है उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तीसरा प्रोसेस आपने ये देखा था कि जब हम जो आपका कॉइल है, यानी आपके जो दोनों कॉइल है वो स्टेशनरी है यानी स्थिर है, तभी भी आप किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे थे। तो आपने उसमें बेसिकली क्या देखा था कि जिस कॉइल से, ठीक है, जिस कॉइल से आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, उसमें आप जब स्विच ऑन या ऑफ कर रहे थे तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आए, जिस कारण जो आपकी दूसरी कॉइल थी उसमें क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हैं जो आपकी विद्युत धारा ही थी वो उत्पन्न हुई।
तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो अब इससे ही, ठीक है, जो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इससे ही हम आगे जो आपके आगे के टॉपिक्स है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी बेसिकली जो ये रूल है, ठीक है, ये आप किसकी हेल्प से करोगे, किसकी हेल्प से आप इसका यूज करोगे? तो अपने राइट हैंड, यानी आपका जो राइट हैंड है उसकी हेल्प से आप इस जो आपका ये रूल है इसको करोगे। तो जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो बेसिकली ये कहता है कि जब आप अपने जो राइट हैंड, ठीक है, ये आपका क्या है, राइट हैंड है, इसको आप इसके जो थंब है यानी अंगूठा, आपकी जो ये उंगली है और ये तीसरी उंगली है, इन तीनों उंगलियों को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखते हो, ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रेच करते हो परपेंडिकुलर, यानी जो आपका अंगूठा है ये आपकी ये वाली उंगली है, ठीक है, जो आपकी ये तर्जनी उंगली है, और जो आपकी मध्यमा उंगली है या मिडिल फिंगर है, जब आप इन तीनों को परपेंडिकुलर इस तरीके से एक्सपेंड करते हो या इस तरीके से आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हो, तो जो आपका अंगूठा होता है, ठीक है, यानी जो आपका अंगूठा होता है वो आपको फोर्स, या आप कह सकते हैं थ्रस्ट, या आप कह सकते हैं मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है, गति हो रही है, जिस दिशा में गति हो रही है वो दिखाता है, ठीक है। आपका जो ये जो आपकी तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये जो आपकी उंगली है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन या दिशा दिखाती है। और जो आपकी ये मिडिल फिंगर है ये बेसिकली आपको क्या दिखाती है, करंट की डायरेक्शन, यानी आपकी धारा, यानी जो आपकी विद्युत धारा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको आप इस फिगर से समझ सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो है राइट हैंड, जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसे दर्शाया गया है। तो जो आपका अंगूठा है आप देख सकते हैं वो किस तरफ शो कर रहा है, आपका थ्रस्ट या मोशन की तरफ, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स या बल लगा है उसकी तरफ। जो आपकी ये तर्जनी उंगली है ये आपको किसके बारे में दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है आपको। और जो आपकी ये मिडिल फिंगर है यानी मध्यम जो मिडिल फिंगर है आपकी, वो आपको क्या दिखा रही है, करंट की डायरेक्शन दिखा रही है। तो इस तरीके से जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, आपको अगर फोर्स पता है, ठीक है, कि आपका फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आपको करंट की डायरेक्शन या दिशा दिखाएगी। अगर आपको पता है कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपको फोर्स निकालने में, या आप कह सकते हैं किस दिशा में आपकी गति होगी या बल लगेगा या थ्रस्ट होगा, वो डायरेक्शन आपको दिखाए। तो ये है आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, या आप कह सकते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसके हेल्प से, और आपका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की मदद से हम आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र। तो जब हम विद्युत जनित्र की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो आपको ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, यानी कि आप करंट को इसमें जनरेट करोगे। बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसमें हेल्प करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट या उत्पन्न करने। अब हम ये जानते हैं, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पिछली क्लासेस में पढ़े थे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपका कौन सा पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो अगर हम समझे कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आपका कहीं ना कहीं इन दोनों टॉपिक्स को
क्या करता है, लेके आप इस टॉपिक को समझेंगे। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है या आपका विद्युत जनरेटर होता है, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो EMI का जो प्रिंसिपल है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, ये उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर की जरूरत क्यों पड़ी और इसका प्रिंसिपल क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम ये जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। किसके माध्यम से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। तो जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी कि अगर आप किसी भी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करवाते हो या इंड्यूस कराते हो, यानी प्रेरित करवाते हो किसी भी विद्युत धारा को, किसकी मदद से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की मदद से, यानी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करके अगर आप किसी कॉइल में, ठीक है, किसी कॉइल में क्या करते हो, आप इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कराते हो यानी विद्युत धारा को प्रेरित कराते हो, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस फिनोमेना पे यानी इस परिघटना पे क्या करता है, डिपेंड करता है, या उसके ऊपर वो काम करता है। जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, जो आपकी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, उसका उपयोग करके यानी उसका यूज करके, ठीक है, क्या करता है, वो कंडक्टर को रोटेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है जिसपे उस कंडक्टर को रखा गया है, उसको चेंज करके उसमें क्या होता है, उस कंडक्टर में आपका, उस चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी देंगे, यानी आप इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो इसका कंडक्टर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, मूव करेगा, जिस कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जिसमें उसे रखा गया है उस पे क्या होगा, चेंज आएगा, जिस कारण आपका जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा या उत्पन्न करेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको किसमें बदलता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी वैद्युत ऊर्जा में आपकी इसको बदल। तो आपने अभी ये समझा कि आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी EMI के प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा आपने ये समझा कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है यानी जो आपका क्या होता है, विद्युत जनित्र होता है, वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी उसको किसमें कन्वर्ट करता है, उसको आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी आप उसे मैकेनिकल एनर्जी देंगे, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो हम अब समझते हैं बेसिकली कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, या आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो
ईएमआई यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जैसे कि आपने समझा, आपको इसमें क्या चाहिए होगा, एक ईएमआई में क्या चाहिए होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, ठीक है, आपको एक कंडक्टर चाहिए होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें आपके पास क्या होंगे, मैग्नेट्स होंगे और कंडक्टर भी होगा। तो अब हम समझते हैं बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। जो आपकी ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसमें आपके पास दो मैग्नेट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं दो पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है और आपका ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जब ये आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी, यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी यानी उसकी जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से होगी। अब जो आपका जनरेटर होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, जो आपने अभी समझ लिया है। इन मैग्नेट्स के बीच में एक इस तरीके से कॉइल यानी आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक कॉइल इस तरीके से रखी होती है, जैसे आप देख सकते हैं ABCD, ये एक कॉइल है, इसको इस तरीके से रखा होता है। तो जो आपकी ये कॉइल है इसका जो एक आर्म है, ठीक है, इसका जो एक आर्म है उसे किससे कनेक्ट किया जाता है, आपका ब्रशेस से कनेक्ट किया जाता है। ये आपका ब्रशेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AB जो है ये आर्म है, इसको B1 ब्रश से कनेक्ट किया गया है। दूसरी जो आर्म है CD आर्म, इसको ब्रश B2 से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसे क्या किया गया है, ब्रशेस से कनेक्ट किया गया है। फिर इन ब्रशेस को किससे कनेक्ट किया गया है, आपके रिंग से कनेक्ट किया गया। किससे कनेक्ट किया गया है बच्चों, रिंग से कनेक्ट किया गया है। और जो ये रिंग है और ये ब्रशेस है इनको आपस में कनेक्ट करके वायर से या तार से गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया है, या आप कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है या हम कह सकते हैं जो आपका विद्युत जनित्र है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन्हें कहते क्या। तो सबसे पहला आपके पास है मैग्नेट्स, जिसकी हमने अभी बात करी कि यहाँ पे आपके दो आपके पोल्स रखे गए हैं एक मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ पोल, जो कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, इस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक कॉइल रखी गई है, ठीक है, जो कि आपकी ABCD फॉर्म में है। इस कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। अब जो आपकी आर्मेचर है ये क्या है, एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, यानी ये क्या है, आपकी कंडक्टिंग कॉइल है। ये अपने से इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे। ये जो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल है ये आप देख सकते हैं रिंग और आपके ब्रशेस से यहाँ पे कनेक्टेड है, B1 R1 और B2 R2 से। तो बेसिकली हमने जो इसमें रिंग्स का यूज किया है, ठीक है, और दूसरा आपने किसका यूज किया है, ब्रशेस का। किसका यूज किया है, ब्रशेस का यूज किया गया है। तो हमने जो इसमें रिंग और ब्रशेस का जो यूज किया है वो इसलिए किया है ताकि जब ये कॉइल यानी जो आपके आर्मेचर है वो जब घूमे यानी रोटेट करे तो क्या हो, जब वो रोटेट कर रहे हो तो जो ये है तार यानी जो आपके आर्मेचर की जो वायर है
वो वायर से कनेक्ट, यानी जो दूसरी वायर है उससे प्रॉपरली कनेक्ट रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि घूमते वक्त जो आपका AB आर्म है आर्मेचर का, उसकी वायर B2 से कनेक्ट हो जाए और CD की आपके B1 से कनेक्ट हो जाए। तो इस जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए इसमें रिंग और ब्रशेस का यूज किया गया है, ताकि जब भी आर्मेचर घूमे, ठीक है, आर्मेचर जब भी घूमे तो उसके जो कनेक्शन है वो वैसे ही रहे जैसे शुरुआत में है, वो बदले ना, इसलिए हमने यहाँ पे रिंग का यूज किया है। और जैसे कि आप जानते हैं इसे हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। और आप ये जानते हैं जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, वो करंट को डिटेक्ट करता है, यानी कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो दिखाता है। या आप कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, या आप कह सकते हैं जो आपकी विद्युत धारा है, ठीक है, जो आपकी विद्युत धारा है वो इस सर्किट में है या नहीं, इसको वो दिखाते हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी इसके जो अलग अलग पार्ट्स है, इसके स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। जैसे कि हम जानते हैं कि ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरक, इस सिद्धांत पे ये काम करता है। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका ये आर्मेचर है ये आपका मैग्नेट के बीच में रखा गया है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अफेक्ट करेगी या प्रभावित करेगी। तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एक फिनोमेना है, यानी परिघटना है, उसके अकॉर्डिंग या उससे अगर हम क्या समझते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, करंट यानी जो आपकी विद्युत धारा है वो फ्लो करती है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो, या आप कह सकते हैं विद्युत धारा जो है इसमें से प्रवाहित हो, तो आप क्या करेंगे, इस आर्मेचर को घुमाएंगे, यानी मूव करवाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका आर्मेचर होता है इसको टरबाइन से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट होते हैं, यानी जब आप पानी से बिजली पैदा करते हैं तो आप क्या करवाते हो, पानी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराते हैं और जो टरबाइन होती है, ठीक है, उसको उस पानी के फोर्स से मूव कराया जाता है। तो जब वो टरबाइन मूव करती है, उस टरबाइन के मूव करने से वो क्या होता है, वो इस आर्मेचर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, यानी इससे कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही टरबाइन मूव करती है यानी घूमती है, उसके साथ साथ आपका जो ये आर्मेचर होता है ये भी घूमने लग जाता है, ठीक है, यानी जो आपका आर्मेचर है ये ABCD ये आपका घूमेगा। तो जैसे ही ये घूमेगा, ठीक है, जैसे ही ये घूमेगा, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जब आप मैग्नेट को मूव करा रहे थे या किसी कॉइल को मूव करा रहे थे तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा था। इसी तरीके से जब इस आर्मेचर को टरबाइन की मदद से घुमाया जाएगा, यानी ये जब मूव करेगा, ठीक है, और आप ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड भी है यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका आर्मेचर है ये क्या करेगा, मूव करेगा या घूमेगा, तो इस कारण मैग्नेटिक जो आपकी फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है
इसमें क्या आएगा, बदलाव आएगा, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएगा, जिस कारण जो आपका ये आर्मेचर है इसमें जो आपकी विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो करे। यानी कि जैसे ही टरबाइन जो इससे कनेक्टेड है वो घूमी, तो आप सोचिए कि जो आपका ये आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर, यानी इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो जैसे ही टरबाइन घूमेंगी, आपका जो ये आर्मेचर है ABCD ये भी घूमेगा। तो जो आपका AB है ये मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रेरित होगी या इंड्यूस होगी। तो जो आपकी करंट है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपकी, अगर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं, तो आपकी जो आपका फोर्स है, यानी आपका जो ये आर्मेचर का AB आर्म है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, आप अपना राइट हैंड रूल लगाएंगे, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं जब ये ऊपर की साइड यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसमें जो करंट का प्रभाव है, अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, तो आपका जो करंट आएगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी जैसे ही ये आर्म इस तरीके से मूव होता है, तो इसमें जो करंट होगा, राइट हैंड फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग या उसके हिसाब से करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगा। और इसमें जब हम फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे, तो आप जानते हैं ये जब यहाँ पे इस तरीके से फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी जो बल है या थ्रस्ट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो आपकी ये CD आर्म है, इसका जो इसमें जो फोर्स या बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो जब फोर्स इसका इस डायरेक्शन में या इस दिशा में लगेगा, तो जो आपका करंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो आपका करंट है या धारा है वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, यानी इस डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। तो इससे हम ये समझे कि जो आपका करंट है वो इस दिशा में इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। फिर वो इस तरीके से इस वायर के थ्रू आपका जो ये रिंग है, ठीक है, जो आपके पास ये ब्रशेस है, सबसे पहले ब्रशेस B में जाएगा, फिर ये रिंग R2 पे करंट जाएगा, फिर ये आपकी जो ये वायर है इससे पास होगा, इससे प्रवाहित होगा। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इससे फ्लो होगा, इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी कि करंट का जो आपका मात्रा है, अमाउंट है, वो इसमें आपको शो होगा या दर्शाएगा। फिर वो इधर से इस तरीके से जो करंट है वो चलेगा, फिर आपका B1 जो आपके पास ब्रश है उस पे एंटर करेगा, और जो आपके पास ये रिंग है R1 इस पे एंटर करेगा। फिर इस तरीके से आपकी जो ये AB आर्म है इससे फ्लो करेगा। तो इस तरीके से जब ये जो आपका आर्मेचर है ये इस तरीके से घूमेगा, यानी ऊपर की तरफ, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो इस तरीके से जो आपका करंट है या आपकी जो विद्युत धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित होगी। आशा करती हूँ आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप जानते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, ये घूम रहा है। तो आपका जो आर्म है AB, ये एक समय में इस तरीके से है, जैसे कि आपका ये क्या है, AB आर्म है। अब ये मूव करेगा, यानी ये घूमेगा, तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो एक टाइम पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फील्ड, ठीक है। फिर ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, यानी इस तरीके से ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी AB है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपके पास AB आर्म है। AB आर्म हाफ रोटेशन के बाद कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह आपका AB आर्म पहुंच जाएगा।
आपका ए बी आर्म यहाँ पे पहुंच जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, और जो आपका सी डी आर्म है आपका जो सी डी आर्म है वो हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी जो आपका आर्मेचर है उसमें चेंजेस आएंगे जैसे ही वो घूमेगा, और वो इस तरीके से, यानी जो आपका ये आर्म है जो कि नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव के पास था, अब वो दक्षिण ध्रुव के पास चला गया, और जो आपका दक्षिण ध्रुव के पास जो आर्म था वो आपका कहाँ चला गया, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के पास चला गया। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि दोनों आर्म एक दूसरे के विपरीत या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अब जो आप ये जानते हैं कि हमने यहाँ पे ब्रशेस और रिंग जो लगाए हैं, हमने वो इसलिए लगाए हैं कि जब आपका आर्मेचर घूमे, ठीक है, यानी जब आपका आर्मेचर घूमे तो ये जो कॉइल है, यानी जो आर्मेचर का जो आर्म है ए बी, और जो आपका सी डी आर्म है, उसके साथ जो ब्रश इनिशियल स्टेज में, यानी शुरुआत में जो ब्रश और रिंग जिस आर्म से कनेक्टेड था वो घूमने के बाद भी उसी आर्म से ही कनेक्टेड रहे, इसलिए हमने क्या लगाया था, आपका ब्रश और रिंग लगाए थे। तो हम ये जानते हैं जब ये आर्मेचर घूमेगा या हाफ रोटेशन कंप्लीट कर देगा तो जो इसके आर्म्स होंगे, यानी जो आपके ये आर्मेचर के जो आर्म्स है ये उसी रिंग और ब्रशेस से कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि जो आपका वायर है, यानी जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है वो उसी तरीके से इन आर्म्स के साथ कनेक्टेड रहेगा जैसे कि शुरुआत में था। अब हम ये जानते हैं कि आपका ए बी आर्म साउथ पोल के पास आ गया है, और जो आपका सी डी आर्म है वो नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव के पास आ गया। अब आप जानते हैं कि अब ये इस तरीके से, जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इस तरीके से भी मूव करेगा, यानी ए बी इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा। तो जैसे ही ये मूव करेगा, आप जानते हैं कि ये किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में है आपकी जो ये कॉइल है, ये आर्मेचर है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। पर अब जो करंट होगा, यानी जब करंट फ्लो होगा, जब ए बी, आप देख सकते हैं शुरुआत में ए बी के में करंट की डायरेक्शन इस तरीके, लेकिन जब आपका ए बी आर्म इस तरीके से साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव के पास आएगा तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा, यानी जो इसमें धारा का जो प्रवाहन होगा या जो धारा प्रवाहित होगी, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो जब आप फ्लेमिंग का इसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी ए बी आर्म में जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी डी आर्म की। तो जब सी डी इस तरीके से घूमेगा, ये आर्म इस तरीके से घूमेगा, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग या आपका जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग जो आपका करंट है, ठीक है, जो आपका करंट है वो ए बी में इस तरीके से ऊपर की तरफ, जो आपका करंट है वो डीसी पे इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रवाहित होगा या फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो आपका कनेक्शन था, ठीक है, जो आपका पहला कनेक्शन था, ठीक है, जब हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपका कनेक्शन था, यानी स्टार्टिंग में जो करंट का फ्लो था वो ए बी सी डी इस डायरेक्शन में था, लेकिन जब हाफ साइकिल कंप्लीट हुई या हाफ आपका साइकिल हुई कंप्लीट, उस समय जो करंट का डायरेक्शन हुआ वो कैसा हो गया, आपका डी सी बी ए, यानी जो आपका करंट का डायरेक्शन है या धारा का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो। तो आपने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसमें जो शुरुआत में करंट की जो डायरेक्शन थी वो और जो हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन थी वो दोनों ऑपोजिट होगी। तो इस तरीके की जो करंट होती है जो हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो बेसिकली एसी या ऑल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। आई होप आपको जो मैंने आज इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको समझ में आया होगा और इसकी वर्किंग भी आपको समझ में आई होगी और साथ में आपको एसी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप इसे रिवाइज करेंगे और अगली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।